तो हमने कक्षा 10 की जो विज्ञान की सीरीज शुरू कर रखी थी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे। इसके बाद सेकंड चैप्टर के देखते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमने जो है सारे साइंस सब्जेक्ट के सारे नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो जाकर वो देख लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी को वो बेहतर मार्ग दे सके, जिससे आप वार्षिक परीक्षा में बेहतर स्कोर कर सके। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। इसमें वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने संकलित करे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। तो दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम में, प्राकृतिक संसूचक यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, तो पहला तो है लिटमस पत्र और दूसरा है हल्दी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए। इन संश्लेषित संसूचक उनको बोला जाता है जिन्हें हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। तो वो है, पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थेलिन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है गंधीय सूचक कहते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? तो अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु जो यौगिक बनाता है वो कहलाता है लवण। तो और कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट किन किन रूपों में पाया जाता है? तो वो सबसे इसका उत्तर देखते हैं। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, इन तीन रूपों में कौन पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट मुख्यतः इन रूपों में पाया जाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। तो अब देखिए इसमें कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो उत्तर देखिए, इसका समग्र समीकरण क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCO3 प्राप्त होता है और साथ में कौन निकलती है? H2O यानी कि जल द्रवित अवस्था में बाहर निकलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या? छठे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? तो इस सफेद अवक्षेप को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसे CaCO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो तीसरे प्रश्न का देखिए, जल में विलयशील CaHCO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। एक्वस यानी कि उदासीन प्राप्त होता है। ये देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, और लवण और जल का निर्माण जो होता है, इस अभिक्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 8। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण, अभी देखा हमने इससे पहले कि लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? देखिए धात्विक ऑक्साइडों की पूछिए। एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। तो अब देखते हैं इसके बाद अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। देखिए धात्विक की तो होती है क्षारकीय और अधात्विक की होती है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 11। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो देखिए इसका आंसर, दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं। देखिए किसको नष्ट करते हैं? बर्तन की जो सतह है, जो सरफेस है, उसको नष्ट कर देते हैं और इसमें रखे पदार्थ को भी क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं।
तो ये है इसका प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण देखें इसका, तो जैसे ट्वाइस ऑफ HCl और मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो Mg के साथ Cl जाके लग जाता है, दो हैं इसलिए दो इधर आके जुड़ गए और H2 गैस के रूप में मुक्त हो गई। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए हम जब जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास लेके जाते हैं तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो गैस है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। चौथा है प्रश्न नंबर 14, हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए, पूरे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? इनेमल। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से क्षय कैसे हो जाता है? इसका क्षय यानी कि इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बचाव के उपाय बताने। इनेमल किसका बना होता है? मुंह का पीएच मान कितना होता है? देखिए, बहुत सारे प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो देखिए, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, उत्तर देखते हैं इसका। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके, निम्नीकरण यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम होता है। देखिए, जब उनका निम्नीकरण होता है शर्करा का और खाद्य पदार्थों का, तो निम्नीकरण करके क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल। और ये जो अम्ल होता है ये मुंह के पीएच मान से कम होता है। मुंह के पीएच का मान होता है 5.5। आगे देखते हैं इस उत्तर को। कम होता है जिससे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह को साफ करना चाहिए। तो देखिए, एक प्रश्न था इसमें कि इनेमल किसका बना होता है? तो इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और मुंह की पीएच, एक प्रश्न ये भी था इसमें कि मुंह की पीएच का मान कितना होता है? तो 5.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, एक पदार्थ ए वॉशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है, पदार्थ ए क्या है? तो कोई पदार्थ ए है जो वॉशिंग सोडे की सिरके से अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए, पदार्थ ए सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट देखते हैं, इस क्रिया को, इस क्रिया की निम्न अभिक्रिया है, Na2CO3 और इसके साथ CH3COOH, इसको एसीटेट बोला जाता है। तो इसकी जब अभिक्रिया होती है तो ट्वाइस ऑफ CH3COONA मिलता है, जिसको सोडियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है, प्लस H2O यानी कि जल निष्कासित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करता है। देखिए, जब भी किसी की हड्डी टूट जाती है तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो एक पेस्ट का उपयोग करता है उस हड्डी के ऊपर लगाने के लिए, जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर चढ़ाना। तो इसके कुछ प्रश्न है, इस पदार्थ का नाम बताइए, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए और इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। तो एक एक के उत्तर देखते हैं। पहले का, इस पदार्थ का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक सूत्र अगर इसका बोले तो CaSO4.12H2O, जल का आधा अणु। और देखते हैं तीसरे, इस पदार्थ का एक विशेष गुण, इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल मिलाते ही तुरंत क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। देखते हैं अगला, प्रश्न नंबर 18, तनुकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, तनुकरण, अम्ल, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, अब आयन कौन कौन से? H3O या OH में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच के बहुत सारे महत्व है। सबसे पहला देखते हैं, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारे पूरे शरीर की पीएच कितनी है? ओवरऑल अगर देखी जाए तो 7.0 से 7.8 के मध्य, और मुंह की देखी जाए तो 5.5। दूसरा है, मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। और तीसरा है, हमारे उदर में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है।
और चौथा है यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों में उपस्थित जो इनेमल होता है उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। 20वां प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग लिखने। तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि Ca और OH2 का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और ये इसकी अभिक्रिया है। विरंजक चूर्ण के उपयोग देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए यानी कि साफ सफाई के लिए। दूसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप, किसके रूप में, उपचायक के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है, तो यह थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 तीन प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो पहला है, उत्तर देखते हैं इसका। देखिए 3 का बताना है, तो पहला तो है हल्दी, दूसरा लिटमस पत्र और तीसरा है लाल बंद गोभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अम्ल और क्षारक के दो दो रासायनिक गुण लिखिए। अम्ल के भी 2 लिखने हैं और क्षार के भी 2 लिखने हैं। तो अम्ल के देखते हैं, और कौन से लिखने हैं, रासायनिक लिखने हैं। एक होते हैं भौतिक, एक होते हैं रासायनिक, हमें रासायनिक। तो यह जल के साथ H+ आयन प्रदान करता है, अम्ल। और दूसरा है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। कौन सी गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस। अब क्षारक के देखते हैं, तो क्षारक के रासायनिक गुण, ये जल के साथ OH आयन प्रदान करता है। देखिए अम्ल H करता है, ये OH करता है, और क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 24वां, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता। सीधी सी बात है कि आश्रित जल में H+ आयन नहीं होता, इसलिए चालन नहीं करता। आश्रित जल उदासीन होता है जबकि वर्षा जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है और उसमें H+ आयन उपस्थित होते हैं। देखिए अगर आयन उपस्थित होंगे तो विद्युत का चालन होगा। तो वर्षा जल में H+ आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल पीतल तथा तांबा से अभिक्रिया कर बर्तन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा पदार्थ का स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये हमारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन, ये हमने इसमें कवर कर लिए। नोट्स हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, अगर नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैप्टर की पूरी अलग एक प्लेलिस्ट बना रखी है। इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो जो भी हम चैनल पर डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और इसी कड़ी में हम और भी नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।